ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रमुख सचिव ने आबकारी विभाग की विफलताओं पर ली अधिकारियों की क्लास। मंडल भर के अधिकारियों को दिए काम में सुधार लाने के निर्देश। सपा शहर अध्यक्ष ने दूलियागंज का दौरा कर क्षेत्रीय समस्याओं को जाना। संबंधित विभागों के सहयोग से जनता को दिलाया समाधान का भरोसा। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जीआईसी ग्राउंड पर हुई जनसभा। नेताओं ने दिया सहयोग का आश्वासन। अध्यक्ष ने शुरू किया अनशन। और धनगर महासभा के निशाने पर है बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाए हैं गंभीर आरोप। और अब खबरें विस्तार से। आगरा मंडल में आबकारी विभाग की विफलता पर प्रमुख सचिव किशन सिंह अटोरिया ने जताई नाराजगी, जिन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। प्रमुख सचिव की इस बैठक में संयुक्त आबकारी आयुक्त सहित मंडल भर के जिला आबकारी अधिकारी और निरीक्षक मौजूद रहे, जिन्हें काम में सुधार लाने की हिदायत दी गई। सर्किट हाउस में जमा ये वर्दी और गैर वर्दीधारी लोग आबकारी विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जिनके प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया ने इनके साथ बैठक कर विभागीय समीक्षा की। दरअसल बीते दिनों आगरा में जहरीली शराब को लेकर खूब हो हल्ला मचा था। तभी से किसी बड़े अधिकारी का आगमन प्रस्तावित चल रहा था, लेकिन शासन स्तर से एक साथ हुई कई बड़ी कार्रवाई ने उसे आगे खिसका दिया, जो रविवार को संभव हो गया जब विभाग के प्रमुख सचिव किशन सिंह अटोरिया आगरा आए। विभागीय लोगों ने जिनकी जोरदार अगवानी की, इसके साथ शुरू हुआ चर्चाओं का सिलसिला। अधिकारियों ने जिसमें मंडल भर के अफसरों के कई मसलों पर जानकारी की। सूत्रों की माने तो बंद कमरे में चली मीटिंग के दौरान विभिन्न अफसरों से उनके वार्ड और सर्किल का ब्यौरा तलब किया गया, जबकि सभी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इस मीटिंग में संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त और मंडल भर के जिला आबकारी निरीक्षक के साथ साथ एरियाज इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के नवागढ़ शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी और मेयर इंद्रजीत आर्य ने रविवार को ईद के दूसरे दिन दुलियागंज की नई बस्ती इलाके का दौरा किया, जहां क्षेत्रीय पार्षद रहमतुल्लाह ने रईसुद्दीन का जोर शोर से स्वागत किया और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, जिसका शहर अध्यक्ष ने जल्द ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया। ईद के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के नवागढ़ शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन ने नगर निगम मेयर इंद्रजीत आर्य के साथ दुलियागंज की नई बस्ती इलाके का दौरा किया, जहां समाजवादी पार्टी के पार्षद रफतुल्ला ने रईसुद्दीन का स्वाफा पहनाकर जोर शोर से स्वागत किया। साथ ही शहर अध्यक्ष को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। ईद के इस पाक मौके पर शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन ने पार्षद रफतुल्ला के साहबजादे श्री राजुल्लाह को समाजवादी पार्टी में शामिल किया। साथ ही कहा कि राजुल्लाह एक युवा और मेहनती कार्यकर्ता है, जिससे आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को मदद मिलेगी। श्री राजुल्लाह साहब जो रफतुल्ला साहब के साहबजादे हैं, बहुत यूथ हैं, यंग हैं और नई उमंग के साथ आज समाजवादी पार्टी में उनकी घोषणा करता हूं। वो आज शामिल हुए, उनका स्वागत है, खैर मकदम है समाजवादी पार्टी में इस नई ऊर्जा के साथ कि कल इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में पूरी शिद्दत के साथ चुनाव मैदान में जब आएँ तो इस यूथ के सहारे हमारी नैया पार हो सके। समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसके लिए ये मददगार साबित होगी। ये टीम बहुत जोश है इनमें और इनका जोश देखते ही बनता है। मैं इनका स्वागत और सम्मान करता हूं, क्योंकि अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है। हमारे शहर के जो अध्यक्ष बनाए हैं रईसुद्दीन कुरैशी जी को, ये बहुत बड़े अनुभवी हैं, कई बार रह चुके हैं अध्यक्ष और बहुत सूझबूझ है, पार्टी को आगे चलाएंगे ऐसी उम्मीद के साथ सौंपी गई थी जिम्मेदारी। और ये इसको सौभाग्य कहूँगा मैं कि जिस दिन से आप अध्यक्ष बने शहर में एक तूफान आया है। जीआईसी की जनसभा में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक दलों ने भी किया खंडपीठ आंदोलन का समर्थन, जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की बात कही। विभिन्न पार्टियों के नुमाइंदों ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि अधिवक्ता दूसरों को न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करता है, उसके हक में पूरा आगरा काले कोट के समर्थन में तन मन और धन से सहयोग करेगा। पिछले 26 सालों से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की लड़ाई 2.5 दिन चले 2.5 कोस के माफिक ही है, जिसमें अभी तक एक कदम सफलता नहीं मिली। इसको बार बार फिर से जीवित करने के मकसद से खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति ने आंदोलन खड़ा करने का मन बनाया है। जीआईसी मैदान में आयोजित ये जनसभा इसी मसले पर बुलाई गई है, जिसमें वकीलों के साथ साथ राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद रहे।
विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में अधिवक्ताओं ने अपनी अपेक्षाएं रखी और सभी का सहयोग मांगा। अधिवक्ता होने के नाते हमें बहुत कम समय यहाँ देना चाहिए। हमें ये देखना है कि यहाँ राजनीतिक लोग हमारे हाई कोर्ट की बेंच के लिए अपने क्या प्रोग्राम्स देते हैं। हम एडवोकेट्स तो रोज आपस में अपनी बातें कहते रहते हैं, आप लोगों से हमको सुनने का मौका मिलेगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इस कार्यक्रम में आए विभिन्न दलों के नेताओं ने भी अधिवक्ताओं की इस मांग का खुलकर समर्थन किया और गेंद को केंद्र के पाले में फेंकते हुए अपनी ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इन लोगों की केंद्र में सरकारें रही, इन्होंने कौन खंडपीठ के लिए नहीं सोचा। जसवंत आयोग जब बनी 3 जगह उन्होंने चिन्हित की, 2 जगह में उन्होंने खंडपीठ दे दी। आगरा को क्यों वंचित किया गया? पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता तिराई कर रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को सुलभ न्याय मिल सके तो आगरा में खंडपीठ का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ताजमहल जैसी खूबसूरत जगह जहाँ TTZ के तहत कोई बड़े उद्योग नहीं लग सकते, तो कम से कम ये एक खंडपीठ तो दे जिससे सुलभ न्याय मिले। हम लोगों ने भी विधानसभा में 3 बार इस मामले को उठाया, तीनों बार सरकार का जवाब आया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। खंडपीठ स्थापना का अधिकार भारत सरकार का है। उन्होंने अपने अधिनियमों का भी जिक्र किया। अभी जितने देर में जितने भी वक्ताओं ने अपनी विस्तार से बात की, सबसे ये निकल के आया कि इसका अधिकार भारत सरकार को है। भारत सरकार जब चाहे तो वो लोकसभा में कानून पारित कर दे और आगरा में खंडपीठ की स्थापना हो सकती है। खंडपीठ के लिए जन जन तक इस आंदोलन को खड़ा करेगा और उसी आंदोलन को पूर्ण करने के लिए उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना आगरा में कराने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल चाहता है, लेकिन इच्छा शक्ति शायद कहीं न कहीं कमी है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस, पीस पार्टी, रालोद और कई सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने खंडपीठ के आगरा में बन जाने से शहर के व्यापार को बढ़ावा मिलने की बात कही और वकीलों के किसी भी आंदोलन में भरपूर सहयोग का भरोसा दिलाया। खंडपीठ आंदोलन को लेकर बुलाई गई जनसभा की समाप्ति पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने की अनशन पर बैठने की घोषणा, जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत करते हुए दीवानी चौराहा पर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पार्क में अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता, अनशन जारी रहेगा, जिसमें शामिल होने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे आगरा के अधिवक्ताओं ने जहां रविवार को जनसभा को संबोधित किया, साथ ही वहीं एक अधिवक्ता चौधरी अजय सिंह ने चौधरी चरण सिंह पार्क पर अनशन पर बैठे। उनके साथी अधिवक्ता सोमवार से उनके साथ इस अभियान से जुड़ेंगे और तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। जो जनता जनार्दन बैठा हुआ था वहीं से निर्णय लिया गया। पूर्व में हम जो है मानव संसाधन केंद्रीय मंत्री जी के निवास पर अनशन पर बैठे थे। हमने ये कहा था कि भाई हमें आश्वासन कुछ मिले कि हमारी किसी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हो, तो केंद्रीय मंत्री जी ने हमें 2 दिन का समय दिया था कि 2 दिन में हम जो है केंद्रीय नेतृत्व से आपकी मुलाकात करा देंगे। इस बात को 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक नेतृत्व से हमारी कोई वार्ता नहीं की गई। हमें हाईकोर्ट खंडपीठ के मुद्दे पर कोई ये ठोस आश्वासन नहीं मिला कि खंडपीठ की स्थापना आगरा में जल्द जो है स्थापित होगी। चौधरी अजय सिंह का कहना है कि उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया से बात कर दी, तब उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। इस आंदोलन को बड़े रूप में लेकर जाएंगे जब तक खंडपीठ की मांग पूरी नहीं होती। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। 29 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों को जाम कर देगा भारतीय मछुआ महासंघ का आंदोलन, जिससे केंद्र सरकार की नातेफाकी के चलते अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। समाज के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद ने इस संबंध में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये ऐलान किया। अपने आगरा प्रवास के दौरान उन्होंने अपने समाज के लोगों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। आगरा आए मांझी समाज के वरिष्ठ नेता विशंबर प्रसाद निषाद ने अपने समाज के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें मुद्दा था समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के लिए आंदोलन को तेज बनाने का। इस बैठक में विभिन्न जनपदों से आए समाज के कई अन्य विधायक और राजनीतिक नुमाइंदों के साथ साथ स्थानीय सपा नेता भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद विशंबर प्रसाद निषाद ने कहा कि राज्य सरकार ने बार बार इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन मोदी के इशारे पर हर बार इसे खारिज कर दिया जाता है। उनकी इस नीति के विरोध में 29 जुलाई को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। हम 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री से मिले थे। उस पत्र के जवाब में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने हमें जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश से हमने जो सूचना मांगी थी सारी सामग्री हमको मिल गई है, लेकिन RGI जो भारत सरकार की एक एजेंसी है उन्होंने मना कर दिया है शामिल करने से। तो हमारा आरोप है कि RGI भारत सरकार के मोदी जी के इशारे पर जो प्रस्ताव भारत सरकार में हमारा गया था उसको निरस्त किया है। इसलिए हमारा प्रदेश का समाज आंदोलित है। 5 अप्रैल को हम लोगों ने लखनऊ में प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया, 5 जुलाई को, और 29 जुलाई को हम लोग जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करके पार्लियामेंट को घेरेंगे। दरअसल भारतीय मछुआ महासंघ पिछले कई सालों से इस मांग को करता चला आ रहा है, मगर केंद्र में बैठी सरकारें इसे नजरअंदाज कर रही हैं। आगरा से आंदोलन में बड़ी संख्या में हिस्सेदारी रहेगी। समाज के विधायक छोटेलाल वर्मा ने इस बात का भरोसा दिलाया। आगरा की मेरा लक्ष्य है पूरा सभी कार्यकर्ताओं का कि कम से कम 5029 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पहुंचेंगे अपने निजी साधनों से। ज़्यादातर हमारे यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ 4 व्हीलर हैं और बाकी हम बसें करा करके ट्रेन के द्वारा कम से कम 5000 तक पहुँचाने का। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम सहाय यादव और शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टी के लोगों के भी बड़ी संख्या में पहुंचने की बात कही। ताजमहल, जो कि विश्व के 7 अजूबों में से एक है और जिससे न जाने कितने ही करोड़ रुपए के राजस्व की हर रोज प्राप्ति होती है और जिसकी सुरक्षा के लिए सरकार न जाने कितने ही करोड़ रुपए पानी की तरह बहा भी देती है, लेकिन जिन कंधों पर ताज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी सुरक्षा, अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक, जिसके दीदार के लिए हर दिन सैलानी आगरा आते हैं और भारत सरकार को हर साल करोड़ों रुपए की इससे राजस्व की प्राप्ति होती है। तो भारत सरकार भी इस स्मारक की सुरक्षा को लेकर खासी सजग है और इस खूबसूरत इमारत की सुरक्षा पर
करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है। इस स्मारक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियों के मजबूत कंधों पर है, जिनमें CISF, LIO, पर्यटन पुलिस और ताज सुरक्षा की टीम शामिल है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ताज सुरक्षा के कंधों पर है, क्योंकि यदि कोई असामाजिक तत्व जमीनी रास्ते से आता है तो उसे सबसे पहले ताज सुरक्षा के जवानों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ताज सुरक्षा के जवान ताजमहल के प्रत्येक द्वार से पहले बैरियर पर ही तैनात रहते हैं। लेकिन ताज सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितना सजग है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विभाग ने ताजमहल की सुरक्षा और ताज सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की सहूलियत के लिए ताज परिसर के हर खंबे और बैरियर पर CCTV कैमरे लगाए थे, जिनसे ताज परिसर में होने वाली हर प्रकार की गतिविधि पर ताज सुरक्षा के जवानों की नजर बनी रहे। लेकिन आज इन CCTV कैमरों में से अधिकांश कैमरे या तो खराब हो चुके हैं या टूट चुके हैं, लेकिन इस ओर विभाग के किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं। वहीं यदि कोई असामाजिक तत्व ताजमहल के बैरियर्स पर आता है तो उनसे बचाव के लिए विभाग ने हजारों रुपए की लागत से बंकर बनवाए थे, जिनमें खड़े होकर ताज सुरक्षा का जवान जवाबी फायरिंग या जवाबी हमला बिना किसी डर के कर सकता है। लेकिन ये बंकर आज खाली पड़े हैं और इनमें कोई जवान नहीं। यदि इसमें कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो ताज सुरक्षा में तैनात जवान इस बंकर तक पहुंचने में असमर्थ होंगे। विभाग जहां ताज की सुरक्षा का दम भरता है तो वहीं इन नजारों को देखने के बाद विभाग के दावों की पोल खुलती देखी जा सकती है। ताज सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी वाकई में अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितने जिम्मेदार हैं। अब देखने वाली बात यह है कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, ताकि जो इमारत हजारों सालों से देश की गरिमा को बढ़ा रही है वो आने वाले हजारों सालों तक क्या यूं ही निरंतर देश की गरिमा बढ़ाती रहेगी। निषाद लोधी कश्यप समाज को आरक्षण दिलाने के लिए 7 जून को समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रशासन ने गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की थी, जिस पर CM अखिलेश यादव ने बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने का आश्वासन भी दिया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उसे पूरा कराने के लिए एक बार फिर लोधी कश्यप निषाद महासभा आंदोलन करेगी। ये जानकारी पत्रवार्ता के दौरान महासभा पदाधिकारियों ने दी। रविवार को निषाद लोधी कश्यप महासभा ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां महासभा पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि 7 जून को संत कबीर नगर के मगहर जिले में पुलिस ने रेल रोको आंदोलनकारियों पर जो कार्रवाई की उस पर CM अखिलेश यादव ने मरहम लगाते हुए इंसाफ देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया। उल्टा निषाद लोधी कश्यप समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ रहे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई में मारे गए मृतक अखिलेश निषाद के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए महासभा 29 जुलाई को संसद का घेराव करेगी। साध आरक्षण को लेकर संत कबीर नगर मगहर स्टेशन के पास जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलनकारियों पर प्रदेश सरकार ने नेताओं पर गोलियां बरसाई और घायलों को गिरफ्तार किया। गोलियों से हमारा एक आदमी शहीद हुआ, अखिलेश निषाद, और 2000 लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखाए। जब ये बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई तो मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और 10 लाख रुपये मृतक को मुआवजा दिया जाए। लेकिन आज की तारीख तक अभी वो मुआवजे का चेक नहीं पहुंचा है और हम अपनी बात शासन प्रशासन को तो दर्जनों बार हजारों बार ज्ञापन धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कह चुके हैं। अब हम मीडिया के द्वारा अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। महासभा के मुख्य संरक्षक नेकराम वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार निषाद लोधी कश्यप महासभा लंबे समय से समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 7 जून को आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियों के साथ गोलियां भी चलाई, जो गैर कानूनी थी। बावजूद इसके प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों के स्थान पर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे लोगों पर झूठे मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके विरोध में महासभा 29 जुलाई को संसद का घेराव करेगी। अब देखना होगा कि इस घेराव का कितना असर प्रदेश सरकार पर दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 22 जुलाई को प्रदेश भर में जिला स्तर पर भाजपा विरोधी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी न्याय पंचायतों में पुतले फूकेगी और भाजपा के किए गए झूठे वादों के होर्डिंग्स लगाएगी। साथ ही जगह जगह सभाओं का भी आयोजन करेगी, जिसमें लोगों को भाजपा के झूठे वादों की सच्चाई बताई जाएगी। रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया।
बैठक में 22 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई और पत्रकारों के सामने जानकारी दी गई। साथ ही न्याय पंचायतों में लगने वाले होर्डिंग्स के नमूने की लॉन्चिंग हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर नवल खत्री जी द्वारा आह्वान किया गया था कि उत्तर प्रदेश के हर न्याय पंचायत स्तर पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएं। मोदी सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण बिल लागू करने का जो प्रयास किया है वो जन विरोधी है। उन्होंने जो वायदे किए थे मोदी जी ने कि हम 15-15 लाख रुपए खातों में जमा करा देंगे, हम विकास के रास्ते खोल देंगे, हम लाखों बेरोजगारों को नौकरी देंगे, हम किसानों को राहत देंगे, ओलावृष्टि से जो किसान मरे हैं उनको मुआवजा देंगे। इन सब चीज़ों को उन्होंने पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी करी है। बैठक से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में हर जिले में भाजपा विरोधी कार्यक्रम किए जाएंगे। आगरा में न्याय पंचायतों में भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादों के होर्डिंग लगवाए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 115 पुतलों को फूंका जाएगा। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के कार्यक्रम केंद्र सरकार के संशोधित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में 22 जुलाई को किए जाएंगे। केयर एंड अवेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सामाजिक जागरूकता, जहरखुरानी एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अपने अपने विचार कार्यक्रम में रखे। संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि इस संस्था के 2 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केयर एंड अवेयर सोसाइटी का द्वितीय स्थापना दिवस के मौके पर संस्था द्वारा कमला नगर स्थित अग्रसेन भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सबसे पहले मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर मुख्य अतिथियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री ओम प्रक्षा ने किया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि उनकी संस्था 2 वर्षों से सामाजिक जागरूकता के लिए जहरखुरानी, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जागरूकता अभियान के कार्यक्रम चलाती रहती है, जिससे शहर के लोग ऐसी घटना से बच सकें। इस कार्यक्रम के साथ संस्था के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों को एक नारा दिलाया, जिसमें शादी, पार्टी आदि में बचने वाले भोजन को गरीबों को देने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान अच्छा काम करने वाले संस्था के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। आज हमारा जो है द्वितीय स्थापना एवं सम्मान समारोह मनाया गया है। इस अवसर पर हमने जो खाने की बर्बादी को कैसे रोका जाए, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर और जहरखुरानी के खिलाफ अभियान के बारे में यहाँ बताया गया लोगों को, क्योंकि हमारी संस्था जो है सिर्फ जागरूक करने का कार्य करती है। यदि जनता जागरूक होगी जब भी अपराध रोक सकेंगे, कन्या भ्रूण हत्या जैसे भी अपराध रोक सकेंगे, और खाने की बर्बादी, जो कि आजकल खाना बहुत बर्बाद हो रहा है। केयर एंड अवेयर का द्वितीय स्थापना दिवस है। इसमें कई ऐसे जागरूक कार्यक्रमों का जो बताया गया है, विद स्लाइड से बताया गया है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या के विषय पर प्रेजेंटेशन दी गई है कि क्या कारण होते हैं जो घर में पल रही कन्या को जो है हत्या करना चाहते हैं। इन प्रश्नों को लेकर के एक प्रेजेंटेशन दी गई थी। उस प्रेजेंटेशन में बताया गया है केयर एंड अवेयर सोसाइटी की स्थापना का द्वितीय वर्ष समारोह और सम्मान समारोह भी है। इसमें हमने अपने वॉलंटियर्स जो हमारे कार्यक्रम प्रभारी रहते हैं उनका हमने सम्मान किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओम महाराज जी हैं। इस कार्यशाला के दौरान सभी ने उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में के अभियान के तहत शहरवासियों को जागरूक करने के साथ साथ गरीब व असहाय लोगों की मदद का संकल्प भी लिया। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।